नमस्कार दोस्तों। आज हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन। आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है, अर्थात मध्य प्रदेश प्रायद्वीपीय भारत का ऊपरी हिस्सा या प्रायद्वीपीय भारत का मुकुट है, क्योंकि मध्य प्रदेश अगर यहाँ स्थित है तो ये आपके प्रायद्वीपीय भारत का मुकुटिया हिस्सा आप मध्य प्रदेश को कहते हैं। जो आपका मध्य प्रदेश है, अगर मध्य प्रदेश के भौगोलिक विभाजन की बात करें तो मध्य प्रदेश को 3 भौगोलिक विभाजन या भौतिक प्रदेशों में बांटा जाता है। किंतु भौतिक प्रदेशों में बांटने के पीछे कारण क्या रहता है? आपने देखा कि मध्य प्रदेश में विभिन्न सेल समूह पाए जाते हैं, अर्थात हर जगह पे अलग अलग प्रकार के आपको सेल समूह मिलते हैं। उन सेल समूह में अलग अलग मिट्टी पाई जाती है, वहां पे वर्षा की मात्रा भी अलग होती है। अर्थात मध्य प्रदेश में अगर बात करें अलग अलग क्षेत्रों में अलग प्रकार की आपकी वर्षा की मात्रा मिलेगी, साथ ही साथ वहां पे अलग खनिज मिलेंगे, वहां पे जो वहां की जलवायु रहेगी, जलवायु भी कुछ अलग तरीके से मिलेगी। तो इस तरीके से इन क्षेत्रों का अध्ययन अगर हम देखें तो चूंकि संपूर्ण मध्य प्रदेश में आपको विविधता पाई जाती है क्षेत्रों में, जिसके कारण इसको कुछ भौतिक प्रदेशों में बांटा जाता है। इसीलिए मध्य प्रदेश को 3 भौतिक प्रदेशों में बांटा जाता है। एक है आपका मध्य उच्च प्रदेश, दूसरा है आपका सतपुड़ा मेकाल श्रेणी, तीसरा आपका पूर्वी पठार, उसे हम कहते हैं बघेलखंड का पठार। अगर मध्य उच्च प्रदेश की बात करें तो यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है, अर्थात मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 82% या 82% भाग आपके मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत समाहित है। वहीं अगर हम सतपुड़ा मेकाल श्रेणी की बात करें तो सतपुड़ा मेकाल श्रेणी में आपका 11% भाग मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का अपने पास रखती है। साथ ही साथ अगर पूर्वी पठार या बघेलखंड के पठार की बात की जाए तो बघेलखंड के पठार का जो क्षेत्रफल है वह 7% क्षेत्रफल है मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का। इस तरीके से मध्य प्रदेश का जो भौगोलिक विभाजन किया जाता है उसमें 3 प्रदेशों को बांटा जाता है। एक आपका मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा मेकाल श्रेणी, पूर्वी पठार जिसे हम बघेलखंड का पठार कहते हैं। अब जो आपका मध्य उच्च प्रदेश है, इस मध्य उच्च प्रदेश को भी 5 भागों में विभाजित किया जाता है। एक है मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार और नर्मदा सोन घाटी। इस तरीके से आपकी जो मध्य उच्च प्रदेश है इसे भी 5 भागों में विभाजित किया जाता है। अगर बात करें हम मालवा के पठार या इसको विभाजित करने के पीछे क्या कारण रहता है, तो पहला तो यह कि आपको अध्ययन की सुविधा से आपको अध्ययन करने में काफी आसानी रहती है, जिसके कारण आपको इन पठारों में विभाजित कर दिया। दूसरी बात यह कि मध्य उच्च प्रदेश में भी कुछ विविधता आपकी पाई जाएगी, वहां पे मिट्टी अलग तरीके की रहेगी, अलग क्षेत्रों में वहां पे कुछ अलग तरीके के खनिज मिलेंगे, तो उस आधार पर इसको भी कुछ भागों में विभाजित किया जाता है। तो अगर बात करें हम मालवा के पठार की, तो मालवा का पठार मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 28.62% 28.62% अपने पास रखता है। साथ ही साथ अगर मध्य भारत के पठार की बात की जाए तो मध्य भारत का पठार अपने पास 10.68 10.68% भाग अपने पास रखता है। साथ ही साथ अगर बुंदेलखंड के पठार की बात की जाए तो बुंदेलखंड का पठार 7.7% भाग अपने अंदर समाहित करके रखता है। वहीं अगर हम रीवा पन्ना के पठार की बात करें तो रीवा पन्ना का पठार 10.636% या 10.36% भाग अपने पास रखता है। वहीं जो आपका लास्ट है मध्य उच्च प्रदेश का नर्मदा सोन घाटी, नर्मदा सोन घाटी का जो क्षेत्रफल है वह 27.92%। इस तरीके से इसके 5 भाग है मध्य उच्च प्रदेश के, और 5 पठार आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। वहीं अगर हम सतपुड़ा मेकाल श्रेणी की बात करें तो सतपुड़ा मेकाल श्रेणी को भी अध्ययन की सुविधा से साथ ही साथ वहां का जो भाग है उस भाग को आप 3 भागों में विभाजित करते हैं। एक है आपका पश्चिमी सतपुड़ा, दूसरा है पूर्वी सतपुड़ा, तीसरा है मेकाल श्रेणी। जब आप मैप में देखेंगे तो आप आसानी से समझ सकेंगे कि कौन सा पठार कहाँ पर है या कौन सा क्षेत्र कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम पूर्वी पठार की बात करें तो ये सबसे पूर्व में आपका पठार है, इसका कुल जो क्षेत्रफल है वो 7% है। लेकिन अगर हम इन पठारों को पढ़े तो पठारों को पढ़ने से पहले सबसे पहले ही हम देखते हैं कि पठार कहते किसे हैं। तो जो आपकी सतह होती है या भूमि होती है, उस भूमि पर उस भू सतह से उठा हुआ ऐसा भाग जो ऊपर की ओर सपाट हो, अर्थात भू सतह से ऊपर की ओर उठा हुआ भाग जो ऊपर की ओर सपाट हो, उसे आप पठार कहते हैं। साथ ही साथ
वैसे तो इसकी कुछ ऊंचाई बताई नहीं जा सकती, अर्थात छोटे या बड़े पठार हो सकते हैं, लेकिन समुद्री सतह से 600 मीटर ऊंचाई वाले क्षेत्र को, जो कि आपके आसपास के क्षेत्र से ऊपर की ओर उठा हुआ हो, साथ ही साथ ऊपर की ओर जो क्षेत्र सपाट होता है, उसे हम पठार की श्रेणी में रखते हैं। दूसरी बात ये कि जब आप ज्योग्राफी वाले पार्ट में पढ़ते हैं कि जो आपका स्थल खंड है, स्थल खंड पे बहुत से स्थल रूप पाए जाते हैं, चाहे वे आपके पर्वत हो, पठार हो, उसके साथ पहाड़ियां हो, तो इस तरीके से आपके बहुत से स्थल रूप आपको देखने को मिलते हैं। तो इन स्थल रूपों से क्वेश्चन बनते हैं कि जो आपका पर्वत है या पठार है, ये किस स्थल रूप का उच्चावच है या कौन सा स्थल रूप है। तो जो आपका पठार होता है, वह पठार द्वितीय श्रेणी का उच्चावच है। ज्योग्राफी में जब आप पढ़ेंगे तो ज्योग्राफी में क्वेश्चन बनता है कि पठार कौन सी श्रेणी का उच्चावच है या पठार कौन सा स्थल रूप है, तो आप वहां पर कह सकते हैं कि पठार आपका द्वितीय श्रेणी का प्रमुख उच्चावच है। इस तरीके से आपका जो मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन किया जाता है, वह इन 3 भागों में विभाजित किया जाता है। साथ ही साथ अगर हम इसकी भौतिक संरचना देखते हैं तो वह आपको 7 भागों में देखने को मिलती है। 5 भाग ये हो गए आपके, साथ ही 6वां सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, 7वां है बघेलखंड का पठार। इस तरीके से मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन किया जाता है। आप बोर्ड पर देख रहे होंगे कुछ इस तरीके से मध्य प्रदेश के जो पठार है, उन पठारों का भौगोलिक वितरण है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो आपका मध्य उच्च प्रदेश, जिससे हमने कहा था कि 82% भूभाग अपने पास रखता है, जो कि आपका मध्य प्रदेश के भौगोलिक प्रदेशों में सबसे बड़ा प्रदेश है। तो ये वाला जो आपको ऊपर वाला बेल्ट है, ये ऊपर वाला बेल्ट आपका मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत आता है, जिसमें हमने देखे थे आपके 5 पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना पठार, मध्य भारत का पठार, उसके बाद नर्मदा सोन घाटी और बुंदेलखंड का पठार। इन 5 पठारों का जो संयुक्त रूप है वह है आपका मध्य उच्च प्रदेश। अगर बात करें हम मध्य उच्च प्रदेश की, तो जो आपका मध्य उच्च प्रदेश है, आपने देखा था यहाँ पर आपकी दक्कन ट्रेप की बेसाल्ट चट्टानें थी मालवा के पठार की ओर। जब आपने सेल समूह पढ़ा तो दक्कन ट्रेप की बेसाल्ट चट्टानों से, साथ ही साथ आपकी यहाँ पर जो कुडप्पा चट्टानें थी, उन कुडप्पा चट्टानों से, और जो विंध्यन आपकी विंध्यन पर्वतमाला के नाम पे जो विंध्यन चट्टानें थी, तो इन विंध्यन चट्टानों से कुल मिलाकर ये भूभाग आपका बना हुआ है। इसमें अगर हम देखें कि जो आपका मध्य उच्च प्रदेश है, मध्य उच्च प्रदेश का जो आकार है वो किस तरीके का है, तो अगर इस तरीके से हम इसको मिला देते हैं तो आप देखेंगे कि ये आपको एक त्रिभुजाकार आकार दिखाई देगा। तो जो मध्य उच्च प्रदेश है, उस मध्य उच्च प्रदेश का आकार त्रिभुजाकार है। तो एक बार हम लोकेशन देख लेते हैं कि पठार कहाँ पर या उनका किस तरीके से भौगोलिक वितरण है। सबसे जो पहला पठार था, आपने देखा था कि मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा जो भूभाग लिए बैठा है वह है आपका मालवा का पठार। मालवा का पठार या उसकी संरचना है इस तरीके से। इसका कुल क्षेत्रफल 88,222 वर्ग किलोमीटर है, जो कि मालवा या मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार है। हमने देखा था इसका 28.62% है, जो कि मध्य प्रदेश का 28.62% भाग अपने पास रखता है। अगर बात करें इसके बाद जो सबसे बड़ा पठार, जो सबसे बड़ी यहाँ पे भौगोलिक प्रदेश है, तो वो है आपका नर्मदा सोन घाटी, जो कि मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत ही है। 86,000 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है। साथ ही साथ अगर प्रतिशत में देखें तो ये 27.92% भाग अपने पास रखते हैं। तीसरा जो भूभाग है, अगर तीसरे भूभाग की बात करें हम, तो तीसरा भूभाग आपको देख रहा होगा सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। सतपुड़ा मैकाल श्रेणी आपका 34,000 वर्ग किलोमीटर अपने पास रखता है। साथ ही साथ अगर चौथे भूभाग की बात करें, तो जो आपका चौथा भूभाग है वह है आपका मध्य भारत का पठार। मध्य भारत का पठार ये आपका यहाँ से यहाँ तक अवस्थित है। इसके 32,896 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है। इसके बाद जो नेक्स्ट पठार आता है वह है आपका रीवा पन्ना का पठार। रीवा पन्ना का पठार आपने देखा था, रीवा पन्ना का पठार यहाँ पर अवस्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल 31,955 वर्ग किलोमीटर, जो कि प्रतिशत में अगर देखते हैं तो 10.36%। इसके बाद जो आपका पठार है वह है बुंदेलखंड का पठार। आपने देखा था ये आपकी जो चट्टानें थे ग्रेनाइट और नीच से मिलकर बना है। तो बुंदेलखंड के पठार का जो कुल क्षेत्रफल है वह 23,733 वर्ग किलोमीटर, अर्थात 7.7%। वहीं अगर हम जो आखिरी आपका पठार है, पूर्वी पठार या बघेलखंड के पठार के नाम से जिसको जानते हैं, वह आपका बघेलखंड का पठार, इसका कुल क्षेत्रफल 21,577 वर्ग किलोमीटर या 7% भूभाग अपने पास रखता है। अब 2 तरीके हैं, अगर हम पठारों को यहीं पे एक एक पठारों को लेंगे और एक एक पठारों के साथ उसको डिटेल जान सकते हैं यहीं इसी के साथ, या फिर एक और तरीका है कि हम
पर्टिकुलर एक पठार के बारे में जानते हैं, एक पठार का हम चित्र बनाते हैं, यहाँ पर उसको मैप में दर्शाते हैं, साथ ही साथ उसकी बारे में जो भी डिटेल है वो जान सकते हैं। तो चूंकि अगर हम एक पठार के बारे में मैप में दर्शाएंगे और उससे उसकी डिटेल जानेंगे तो हमें काफी डीपली उसके बारे में जानकारी मिल सकती है। इसलिए हम ऐसा करते हैं कि जो एक पठार है उस पर्टिकुलर एक पठार के बारे में विस्तृत जानकारी देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मालवा के पठार में के बारे में विस्तृत जानकारी। बात करें मालवा के पठार की, तो मालवा का पठार आपका मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार है और इसका जो कुल क्षेत्रफल है वह 88,222 वर्ग किलोमीटर, आपने देखा ही था। जो मालवा का पठार है, जब आप एमपीपीएससी मेंस के बारे में भी लिखेंगे, क्योंकि प्री या अन्य एग्जाम के दृष्टिकोण से तो ये कंप्लीट है ही, साथ ही साथ जब आप मेंस में लिखते हैं तो पठार वाले टॉपिक में जब आप कुछ लिखते हैं तो कुछ कॉमन बिंदु होते हैं। जैसे आप पठार के बारे में नदियां लिख दीजिए, वहां पे खनिज लिख दीजिए, उद्योग लिख दीजिए, वहां पे मिट्टी कौन सी है वो लिख दीजिए, तापमान कितना है, साथ ही साथ वहां की जलवायु कैसी है। तो ये कुछ कॉमन बिंदु है, जब आप इनको याद कर लेंगे तो आप समझ कर ही वहां पर मेंस में लिख सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम डिटेल में देखते हैं इन सभी के बारे में, तो मालवा के पठार की अगर बात की जाए तो जो मालवा का पठार है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार है। साथ ही साथ इसमें कुछ चोटियां भी है। चोटियां किसे कहते हैं? जो आपके पहाड़ी या पठार होते हैं, इस पहाड़ी या पठार का जो सबसे ऊंचा बिंदु होता है, उस सबसे ऊंचे बिंदु को आप चोटी या सबसे ऊंची जो जगह उसकी होती है उसको आप चोटी या चोटी के नाम से जानते हैं। तो इस पठार में 2 या 3 प्रमुख रूप से आपको चोटियां दिखाई देती है। पहले ही आपकी सिगार चोटी, ये आप देख रहे हो सिगार चोटी, इसकी जो कुल ऊंचाई है वह है 881 मीटर। ये मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी है। बात करें अगर हम दूसरी चोटी के बारे में, दूसरी है आपकी जानापाव पहाड़ी। तो जब आप मध्य प्रदेश में नदी तंत्र पढ़ेंगे तो नदी तंत्र में देखेंगे कि एक आपकी नदी है चंबल नदी, और चंबल नदी का जो उद्गम है वह जानापाव पहाड़ी की एक पॉइंट है यहाँ पर, वांचू पॉइंट, उस वांचू पॉइंट से आपकी चंबल नदी का उद्गम होता है। तो जानापाव पहाड़ी की वांचू पॉइंट से उद्गम होता है। अगर बात करें जानापाव पहाड़ी की ऊंचाई की, तो जानापाव पहाड़ी की जो ऊंचाई है वह है 854 मीटर। तीसरी है आपकी धजारी चोटी। जो धजारी चोटी है वह धजारी चोटी मालवा के पठार की तीसरी प्रमुख चोटी है और इसकी कुल ऊंचाई 810 मीटर है। इस तरीके से आपको मालवा के पठार में 3 प्रमुख चोटियां देखने को मिलेगी। एक रहेगी आपकी सिगार चोटी, दूसरी है जानापाव पहाड़ी, तीसरी है आपकी धजारी चोटी। सिगार चोटी जिसकी कुल ऊंचाई 881 मीटर, जानापाव पहाड़ी जिसकी कुल ऊंचाई 854 मीटर और धजारी चोटी जिसकी कुल ऊंचाई 810 मीटर आपको मिलेगी। इसके बाद बात करें अगर हम मालवा के पठार के निर्माण की, तो आपने देखा था कि ये जो वाला जो भाग है, यहाँ पर दक्कन ट्रेप की बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती है। तो हमने कहा था कि जब आप सेल समूह पढ़ लेंगे तो वहां पे जिस भी क्षेत्र में जो भी पठार रहेगा उस पठार के बारे में आप जानकारी दे सकेंगे। तो यहाँ पे चूंकि दक्कन ट्रेप की बेसाल्ट चट्टानें थी, ज्वालामुखी क्रिया के स्वरूप यहाँ पर चट्टानों का निर्माण हुआ था, तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ का जो पठार का निर्माण हुआ होगा वह ज्वालामुखी क्रिया से हुआ होगा। तो इस पठार का जो निर्माण है वह ज्वालामुखी क्रिया या दक्कन ट्रेप की बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। और जो दक्कन ट्रेप की बेसाल्ट चट्टानें होती है, इन दक्कन ट्रेप की बेसाल्ट चट्टानों में जो मिट्टी पाई जाती है वह प्रमुख रूप से जो मिट्टी मिलेगी वह मिलेगी आपकी काली मिट्टी। तो मालवा के पठार का निर्माण हुआ आपकी ज्वालामुखी या दक्कन ट्रेप की चट्टानों से, ज्वालामुखी के लावा से, दक्कन ट्रेप की बेसाल्ट चट्टानों से। और यहाँ पे जो मिट्टी मिली वह मिली आपकी कौन सी? काली मिट्टी। अगर बात करें काली मिट्टी किसके लिए उपजाऊ है, तो जो काली मिट्टी होती है उसमें सर्वाधिक जो उपजाऊ फसल होती है वो होती है आपकी कपास। तो काली मिट्टी में सर्वाधिक उपजाऊ फसल कौन सी होगी? देखिए यहाँ पर एक दूसरे का लिंक है, निर्माण से मिट्टी, मिट्टी से आपकी फसल। तो जो सबसे उपजाऊ फसल होगी वो रहेगी कपास। कपास के साथ साथ यहाँ पर गेहूं, सोयाबीन और भी अन्य फसलें उपजाई जाती है। अब चूंकि अगर यहाँ पर कपास वाली फसल रहेगी, ऐसा नहीं है कि जो आपका मालवा पठार या ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित कोई सा पठार है तो उसमें सिर्फ काली मिट्टी ही पाई जाती थी। इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ मात्रा में आपको भूरी या भटोरी मिट्टी भी, जिसे आप पथरीली मिट्टी के नाम से जानते हैं, वह मिट्टी भी मिलेगी। लेकिन प्रमुख रूप से अगर यहाँ पे कोई सी मिट्टी रहेगी तो वह रहेगी आपकी काली मिट्टी। तो इसमें कौन सी फसल होगी आपकी? कपास, गेहूं और सोयाबीन। अब चूंकि कपास का सर्वाधिक उत्पादन इस मिट्टी में होगा, तो आपने देखा था कि यहाँ पर जो मिट्टी रहेगी उसमें जो खनिज या फिर जो उपजाऊ या उपजें होंगी, उन उपज के आधार पर या वहां के खनिज के आधार पर वहां के उद्योग का निर्धारण रहेगा।
तो अब चूंकि कपास का यहाँ पर निर्धारण होता है तो कपास का सर्वाधिक यहाँ पर कह सकते हैं सर्वाधिक कपास उपजाऊ होने के कारण यहाँ का जो उद्योग रहेगा वह कौन सा रहेगा, वस्त्र उद्योग। तो आपका जो कपास है, कपास उत्पादन के कारण यहाँ का जो प्रमुख उद्योग है वह प्रमुख उद्योग रहेगा आपका वस्त्र उद्योग। तो इस तरीके से मालवा के पठार का निर्माण आपका ज्वालामुखी क्रिया से हुआ, वहां पर मिट्टी, काली मिट्टी, फसल हो गई आपकी कपास, गेहूं, सोयाबीन, और उद्योग हो गया आपका प्रमुख वस्त्र उद्योग। इसी के साथ साथ यहाँ पे जिस तरीके से आपने देखा था कि चट्टानों का निर्माण, कुछ उप चट्टाने, जिस तरीके से आपने यहाँ पे देखा था कि ग्रेनाइट और नीस जो कि उप चट्टान उससे हुआ है, उसी तरीके से मालवा के पठार में कुछ पठार या पहाड़ी पर्वत वगैरह पाए जाते हैं। तो बात करें यहाँ पर कुछ पहाड़ पर्वत की, तो यहाँ पर उमटवाड़ा का पठार, सागर पठार, सोनवाड़ा का पठार, विदिशा उच्च भूमि, भोपाल पठार, इस तरीके से कुछ यहाँ पर पठार आपको मिलेंगे। अगर विदिशा उच्च भूमि की बात करें तो जो आपकी बेतवा नदी है, उस बेतवा नदी का उद्गम विदिशा उच्च भूमि में ही एक आपका कुमरा गांव है, उस कुमरा गांव से बेतवा नदी का उद्गम होता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें मालवा के पठार के बारे में, तो मालवा के पठार को गेहूं की टोकरी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो मालवा का पठार है वह एकमात्र ऐसा पठार है मध्य प्रदेश का जिसमें सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है, और चूंकि सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है उसी के कारण इसको गेहूं की टोकरी के नाम से जाना गया। अगली बात करें जलवायु के बारे में, तो एक आपके यात्री थे चीन के एक यात्री थे फायन। तो चीनी यात्री जो फायन थे, उन फायन ने मालवा की जो जलवायु थी उस मालवा की जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा। उसी के साथ साथ अगर हम यहाँ के तापमान की बात करें तो यहाँ पर कुल 40 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है यहाँ का। उसके बाद अगर हम यहाँ की वर्षा की बात करें तो अगर हम मालवा के पठार को दो भागों में विभाजित कर दें तो जो आपका पश्चिमी भाग है उस पश्चिमी भाग में 75 सेंटीमीटर वर्षा होगी। वहीं पूर्वी भाग की अगर हम बात करें तो पूर्वी भाग में 125 सेंटीमीटर के आसपास आपको वर्षा देखने को मिलेगी। इस तरीके से मालवा के पठार के पश्चिमी भाग में आपको वर्षा की स्थिति कम मिलेगी। साथ ही साथ अगर पूर्वी भाग की बात करें तो पश्चिमी भाग की अपेक्षा आपको पूर्वी भाग में कुछ ज्यादा वर्षा प्राप्त होगी। वहीं अगर हम खनिज की बात करें तो हमने कहा था कि जब आपकी ज्वालामुखी क्रिया या दक्कन ट्रेप की बेसाल्ट चट्टानों से जिस सेल या चट्टान का निर्माण होगा तो वहां पर खनिज नगण्य रहेंगे या कुछ कम मात्रा में रहेंगे। तो जिसके कारण यहाँ पर खनिज नगण्य है या बहुत कम मात्रा में है, लेकिन फिर भी यहाँ पर अगर बात करें तो रॉक फॉस्फेट या डोलोमाइट, ये खनिज आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। उसके बाद बात करें अगर हम मध्य प्रदेश मालवा के पठार की नदियों के बारे में, तो मालवा के पठार में जो प्रमुख नदी पाई जाएगी वह है आपकी चंबल नदी। आपने देखा था कि जो आपकी जानापाव पहाड़ी है उस जानापाव पहाड़ी से चंबल नदी का उद्गम होता है, मालवा पठार की महत्वपूर्ण नदी है। उसके बाद है आपकी क्षिप्रा नदी, काली सिंध नदी, पार्वती नदी, ऐसी बहुत सी नदियां आपके मालवा के पठार से निकलती है। तो हमने देखा मालवा का पठार जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार है, निर्माण इसका ज्वालामुखी क्रिया से दक्कन ट्रेप की बेसाल्ट चट्टानों से हुआ जिसके कारण मिट्टी, काली मिट्टी पाई गई। फसल यहाँ पर कपास, गेहूं, सोयाबीन हुए। कपास का उत्पादन होने के कारण यहाँ का जो उद्योग रहा वह वस्त्र उद्योग रहा। साथ ही साथ निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से हुआ था तो खनिज नगण्य ही रहेंगे, फिर भी रॉक फॉस्फेट या डोलोमाइट यहाँ पर मिलेगी। वहीं अगर कुछ पठार पहाड़ियों की बात करें तो इसमें उमटवाड़ा, सागर पठार, विदिशा पठार, उमटवाड़ा, इस तरीके से कुछ पठार मिलेंगे। प्रमुख चोटी की बात करें, सबसे ऊंची चोटी सिगार चोटी 881 मीटर, जानापाव 854 मीटर, धरजारी 810 मीटर। वर्षा की स्थिति देखें तो पश्चिम भाग में 75 सेंटीमीटर और पूर्वी भाग में 125 सेंटीमीटर अर्थात 75 से 125 सेंटीमीटर। जलवायु की बात करें तो फायान ने सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा। वहीं अगर इसे गेहूं की टोकरी किस लिए कहा जाता है, क्योंकि गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है जिसके कारण मालवा के पठार को गेहूं की ढलिया या गेहूं की टोकरी के नाम से जाना जाता है। इस तरीके से आपका मालवा का पठार कंप्लीट होता है।